इस वार्षिक अधिवेशन व चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश और आसपास से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं इस आयोजन के आयोजक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, मदन जी, लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने न केवल जबलपुर आकर के आप सबसे मिलने का मौका मुहैया कराया, बल्कि इससे बड़ी बात क्या है कि जिस जननायक के बारे में इस आयोजन में आने के पहले तक जितनी कम जानकारी थी, उससे ज्यादा जानकारी इस आयोजन में आने के बहाने जो हमें मिली है, इस बात के लिए कि जो आज जिस जगह पर हम जैसे लोग खड़े हैं, उस जमीन को तैयार करने वाले सुखलाल कुशवाहा जी जैसे लोग अगर न रहे होते तो आज हम लोग यहां तक का सफर न कर पाते। ऐसी वैचारिक शख्सियत, संघर्षों की शख्सियत से और करीब से परिचित कराने के लिए आप सभी का मैं आभारी। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाने वाले जबलपुर में दूसरी बार आना हुआ है। इसके पहले सामाजिक न्याय सम्मेलन राम रतन यादव जी बैठे हुए हैं, इनकी पूरी टीम है। इन लोगों के आमंत्रण पर 2-3 साल पहले एक बार आने का मौका मिला था। उसके बाद एक आयोजन और हुआ जिसमें कुछ तकनीकी वजहों से, फ्लाइट छूट जाने की वजह से मैं आ नहीं पाया। इस बार इस आयोजन में जबलपुर फिर दूसरी बार आने का मौका मिला। ये जबलपुर मध्य प्रदेश का वह इलाका जो वंचित शोषित जमात को एक पैगाम देता हुआ महसूस होता है। मुझे जो जबलपुर के हैं वो हमसे बेहतर जानते होंगे और बाकी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जिन 90% कमेरा लोगों की बात हम लोग करते हैं, किसान, कामगार, कमेरा जातियां, वो हमेशा से वंचित और शोषित नहीं रहे। उनकी इस देश में हुकूमत थी। उनमें से एक बड़ी हुकूमत इसी गोंडवाना राज्य के रूप में रही, जिसमें राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जैसे लोग राजा रहे हों, गोंडवाना राज रहा हो, यानी हम शासकों की जमात के लोग भी हैं। केवल इस बात का इतिहास नहीं है कि आज हम लोग 90% लोग जब एकजुट होते हैं तो कहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए, और ऐसा लगता है कि मांगने वाली कौम है। मगर ये इतिहास बताता है कि इसी मुल्क में हुकूमत करने का लंबा इतिहास रहा। रानी दुर्गावती से लेकर के आदिवासी समाज के बहुत बड़े बड़े राज परिवार रहे, राजाओं की हुकूमत रही, मगर इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली। इतिहास की किताबों में बहुत कहीं कोने दर्ज है कि आदिवासियों का विद्रोह इस मुल्क का सबसे शुरुआती विद्रोह रहा है। चाहे वो सीधू कानू तिलका माझी रहे हो, चाहे इस इलाके में आप कल्पना करिए कि गोंडवाना राजवंश 1818 में और 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। बिरसा मुंडा की पूरी लड़ाई इस मुल्क की आजादी की लड़ाई थी, लेकिन युद्ध 57 से शुरू बताया जाता है। तो जो लोग 90% कमेरा कौम के हैं, मैं उन्हें कमेरा कहता हूं, और ये मेरा शब्द नहीं है। कमेरा मतलब काम करके खाने और जीने वाला।
लुटेरा मतलब काम करने वालों का लूट करके खाने और जीने वाला। और ये इस देश के 100 साल के इतिहास का पुराना शब्द है। और इसलिए भी मैं कमेरा कहता हूं, तब मुझे याद आती है जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की। और मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हुआ, और वो साफ तौर पर संसद में जो बात बोल कर आए वो लोगों को बता रहे थे कि मैं संसद में पहुंचा तो उन्होंने उस जमाने के नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि ये जितने भी सवर्ण तबके में ब्राह्मण कम्युनिटी के नेता बैठे हैं, इनसे जब पूछा जाएगा तो ये अपनी जाति नहीं बताते, ये वर्ण बताते हैं कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूं। दूसरे तबके के नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। फिर तीसरा नाम लेते हुए वो कहते हैं कि जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम वैश्य हैं। और जब SC, ST, OBC में बांट दिए गए संवैधानिक तौर पर, बहुजन समाज के लोगों से पूछा जाता है तो वो वर्ण नहीं बताते, वो अपनी जाति बताते हैं कि हम यादव हैं, हम कुशवाहा हैं, हम कुर्मी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इन जातियों में बांट करके जिसकी आबादी सबसे ज्यादा, उसे गुलाम बना लिया गया। हम चाहते हैं कि इन सबको एक पहचान मिले, और उस पहचान को चाहे आप शूद्र कह लो, चाहे आप कमेरा कह लो, चाहे आप श्रमजीवी कह लो, वो 90% को जोड़ने की बात करने वाले जननायक का नाम सुखलाल कुशवाहा जी। और ये बात मुझे बहुत अपील करती है कि वो अपनी जातियां क्यों नहीं बताते, हालांकि उनके यहां भी बड़े और छोटे हैं। ये वैचारिक चिंतन शिविर है। आजकल नए नए बाबाओं का प्रवचन देख रहे होंगे आप लोग भी। उसमें एक बाबा बैठकर प्रवचन करते हुए कह रहा है कि मैं तो उसमें भी बहुत श्रेष्ठ हूं, ये दूसरी तीसरी चौथी वाली जाति के लोग तो मुझसे छोटे होते हैं। तो बांटा उसमें भी, लेकिन जब पहचान बतानी होती है तो वो अपनी एक पहचान बताते हैं। और जिन जातियों को 3743 जातियां तो मंडल कमीशन में OBC में बांट दी गई है। किसने बांटा? और मैं जिस राज्य से चल के आया हूं, आपका पड़ोसी उत्तर प्रदेश, आजकल वहां तो नारा कुछ और चल रहा है, बंटोगे तो। अब मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता। हम पूछना चाहते हैं कि ये बांटा किसने? 3743 जातियों में OBC को, 1200 से ज्यादा जातियों में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और लगभग 6000 से ज्यादा जातियों में बांट दिया गया। मैं सुखलाल कुशवाहा जी को जब पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि एक ऐसा चिंतक, विचारक जो इतने गूढ़ प्रश्न को संसद में खड़े होकर पूछ सकता और वो एकजुट होने की बात करते हैं। इसलिए मैंने कमेरा शब्द का इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ जी अभी इस आयोजन में आते हुए, और मदन जी पहले भी बता रहे थे कि ये कोई सभा या रैली का कार्यक्रम नहीं है, ये चिंतन शिविर है। कई 100 किलोमीटर दूर से सब लोग अलग अलग जिलों से आए हैं। तो मुझे लगता है कि यह मंच वह मंच होना चाहिए जहां कुछ बहुत गंभीर विषयों पर मंथन हो। और अगर चिंतन शिविर है तो इस कार्यक्रम के बाद जब यहां से कारवां आगे बढ़े तो जरा एक सवाल पूछा जाए। 500 से ज्यादा सांसद आज भी हैं, बहुत वैचारिक अच्छे लोग भी हैं, मगर किसी के सांसद भवन और उनके नेता के भवन का नाम फूले भवन अब नहीं है। तो ये बदलाव क्यों आया? और क्या सोच करके जननायक सुखलाल जी ने अपने भवन का नाम फूले भवन रखा था? और मैं बधाई देना चाहता हूं, राजनीतिक विरासत संभालना आसान काम होता है, सांस्कृतिक और वैचारिक विरासत संभालना बहुत कठिन काम होता है। और सिद्धार्थ जी वो विरासत संभालने का काम करना चाहिए। जो विचार, जो संघर्ष सुखलाल जी ने किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का पहला सूत्र जो मुझे इस मंच पर खड़े होकर आपसे साझा करना है
वो ये कि हमें जातियों में नहीं जमात में तब्दील होकर के 90% कमेरा को एक करने की बात करनी चाहिए। और ये बात कोई नई बात नहीं है। हजारों साल का संघर्ष हमारा एकजुट करने का रहा। पहली बार उनके किताबों में लिखा गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से शूद्र वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। हालांकि ये बात भी जो लोग इसमें यकीन रखते हैं वो भी अमेरिका में जाकर ये बात नहीं बताते हैं, वरना अमेरिका वाले हंसते हैं। अमेरिका वाले सोचते कि भाई दुनिया में और कहीं मुख से कोई नहीं पैदा होता, भारत में ही मुख से पैदा होता। और ये बात किसने पूछी? मैंने नहीं पूछी, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद मुझे भी दिल्ली लौटना है और आजकल ये बातें कह दीजिए तो लोगों की भावना आहत हो जाती है, मुकदमे कर देते हैं। सुखलाल कुशवाहा जी को एक फर्जी मुकदमे में 36 महीने जब जेल में रखा गया, तो वो कोई पहली बार था क्या कि लड़ने वाले लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की? न वो पहली बार था और न वो कारवां भी रुका। हमारे लोग आज भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम अपनी बात को रेफरेंस से कहें। तथागत बुद्ध ने वो रोशनी जलाई, पहली रोशनी प्रज्ञाशील करुणा की रोशनी, और उस रोशनी को आगे जब बढ़ाया तो मैं याद करता हूं शासकों, अपना इतिहास देखो, मैं जानता हूं कि किस समाज के लोग सबसे ज्यादा यहां बैठे हैं। उस बुद्धिज्म के परचम को सबसे आगे लहराने वाला एक राजा, सम्राट, जिसने जब तलवार उठाई तो कलिंग में नदी का पानी का रंग लाल हो गया, लेकिन जब बुद्धिज्म का परचम उठाया तो अखंड भारत बना करके पूरे भारत को बुद्ध का। ऐसे सम्राट अशोक को मैं याद करता हूं जिन्होंने इस भारत की बुनियाद को रखने का काम किया था। वो शासकों का इतिहास रहा है, प्रजा के शोषण का राजाओं का इतिहास नहीं है हमारा। अशोक का मतलब क्या है? सम्राट अशोक का मतलब यह है कि प्रजा के दुख में दुखी होने वाला और प्रजा के सुख के लिए काम करने वाला एक ऐसा राजा, सम्राट। और उन्होंने बुद्धिज्म के परचम को गांव तक पहुंचाया। और आज विदेश में जाके उनको याद आता है कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं। और 8,000 करोड़ का हवाई जहाज जब भारत में लैंड करता है तो बुद्ध के खिलाफ सबसे पहला युद्ध छेड़ने का काम करने वालों का वो मदद करते हैं, ताकि नागपुर वाला विचार जीत जाए और बुद्ध का विचार हार जाए। इस खतरे को पहचानना हमारा दिव्य। और समझदार लोग बैठे हैं, इसलिए किसी का न नाम लूंगा और न किसी के बारे में कुछ कहूंगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। ये वैचारिक मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं। लेकिन विचार में तो ये पहचानना पड़ेगा ना कि विचार का शत्रु विचार कौन सा है। जिस विचार से हमारे विचार को खतरा है, वो नागपुर का संतरा अगर बहुत प्रसिद्ध है तो नागपुर के संतरे को ही प्रसिद्ध होने दिया जाए। पूरे देश को नागपुर के संतरे के रंग में रंगने का विरोध करना हमारी विचारधारा का फर्ज बनता है, क्योंकि ये सबका भारत है, एक रंग में और एक तबके का भारत नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध का मतलब क्या है? विचारधारा के लोगों, इस विचार को आज गांव पहुंचाने की जरूरत है। बुद्ध ने प्रज्ञाशील और करुणा की बात की थी। बुद्ध ने प्रज्ञा, बुद्धि, और आजकल बुद्धि ही सबसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो प्रोफेसर रहा हूं 14 साल, अभी मदन जी बोल रहे थे और हमारे तमाम लोग जानते होंगे। हम लोग जब किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता पैदा हो, ताकि आप कुछ सोचे समझें क्या सही है और क्या गलत है। शिक्षा इसका नाम है। हमारे पुरखे महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूत्र भय, और एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार कर दिए। और आज स्कूलों को बंद करो, प्राइवेट स्कूलों को खोलो,
सरकारी शिक्षा को खत्म कर दो, अंबानी और अडानी के हाथ में शिक्षा व्यवस्था दे दो, और देश में कौन सी चेतना फैलाओ। आजकल रील्स देखते हैं ना, रील्स में आता है कि गोबर खाने से दवाई का काम करता है, औषधि का काम करता है। जब शिक्षा चौपट हो जाएगी तो गोबर वाला भारत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसलिए मैं मुश्किल बात कहने आया हूं, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको लगे, लेकिन अगर दवाई स्वादिष्ट होती तो बीमारी के बाद इलाज के लिए कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ती। अगर बीमारी सही समय पर पहचान ली जाए तो ऑपरेशन करके इलाज हो सकता है, लेकिन अगर सही समय पर बीमारी की पहचान नहीं हुई तो बीमारी लाइलाज बन जाती है। और हमारे समाज की बीमारी का नाम है जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था ने आर्थिक आधार पर लोगों को बांट दिया, लैंगिक आधार पर बांट दिया, शासन प्रशासन और संसाधन के आधार पर बांट दिया। इसलिए पहला डॉक्टर, पहला वैद्य अगर कोई पैदा हुआ इस देश में तो उस डॉक्टर का नाम है तथागत बुद्ध, जिन्होंने बीमारी का इलाज किया था कि मानव और मानव को बराबर होना चाहिए। मानववादी विचार है हमारा। उस विचार को आगे बढ़ाया, मौर्य वंश के उन तमाम शासकों ने आगे बढ़ाया। लेकिन फिर दूसरी तरफ की विचारधारा का हमला और विचारों का संघर्ष। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए बहुत शानदार काम सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले पर करते हैं। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था मुझे खुशी है, और मैं बधाई दूंगा अच्छेलाल जी जो इस किताब के लेखक, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और मेरी किताब अगर आपका मन करे तो पढ़िएगा। मैं अपने से कैसे कहूं कि मेरी किताब इसलिए कुछ बात तो संकोच में कहना पड़ता है, लेकिन मौका मिले तो ये किताब जरूर लीजिएगा, कहीं मिले तो इसे पढ़िएगा और पहचानिएगा कि उस बीमारी को कितने विपरीत समय में इन डॉक्टरों ने इलाज करने की कोशिश की। उनका नाम है सुखलाल जी, और ये सुखलाल जी उस बीमारी को पहचान गए थे। एक भाषण में सुखलाल जी बोलते हैं कि तुम रोटी की चिंता करते रह गए। सुनिएगा कभी, मैं जब से सुना हूं मैं सोचता हूं कि कितना दूरदर्शी विचार, कितने दूर तक के विचार को समझने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो दिन रात केवल रोटी की चिंता करता है। और उस सभा में आए हुए लोगों से हाथ उठवाकर उन्होंने कहा कि संकल्प लो, नेता पैदा करो जो तुम्हारे पेट को रोटी पैदा करने का काम अपने आप कर देगा, लेकिन रोटी पैदा करोगे तो उसकी गुलामी का शिकार हो जाओगे, क्योंकि नेता फिर कोई और हो जाएगा। तो नेता पैदा करने की एक प्रयोगशाला का नाम सुखलाल जी। और मैं ये बात देख करके बहुत सुखद आश्चर्य में था। कौन थे सुखलाल जी? मैं इतिहास जब पढ़ रहा था, अभी इस किताब को पढ़ भी नहीं पाया हूं, पता चलता है कि उनके पूर्वज किसी और की जमीन पर, अधिया पर, हमारे पूर्वांचल में बोला जाता है अधिया पर जमीन लेकर के मेहनत कर। यहां क्या बोलता है? बटाई, वही अधिया, सब समझ ही गए। आधा मेरा आधा मालिक का। जिसने मेहनत किया वो आधा लेगा, और जिसके खेत है वो पूरा लेगा। एक समय तो ऐसा भी था कि उसी खेत में बेगारी करो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो भी एहसान मानना। लेकिन वहां तक तो अब उस लौटिए उस कथा पर, उस कहानी पर, उस किस्से पर। जिस बार फसल अच्छी हुई, क्योंकि इनके परिवार ने बहुत मेहनत की, तो फसल लहलहाई, तो जिसका खेत था उसका मन मचल गया कि अब ये पूरी फसल हम ले लेंगे, अब तुम्हें नहीं देंगे। तो जो कमेरा कौम होती है, जो शासक वर्ग से पैदा हुई है, वो जुल्म और ज्यादती को सहना कभी सीखी नहीं। इनके परिवार ने भी विद्रोह किया कि जो हमारी मेहनत है उसका फल हमें लेना होगा। लेकिन ताकतवर सामंती जातिवादी लोगों ने परिवार को अपने गांव से, ये कहानी सही है ना? सही है। और वहां से जीवन की शुरुआती सबक उन्होंने लेके, संघर्षों से ही कोई बड़ा बनता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये किताब केवल एक किताब क्यों है, और ये भी सामान्य किताब है, मैं इसे बहुत अच्छी किताब नहीं मान रहा हूं, क्योंकि इससे भी बहुत बेहतर किताब होनी चाहिए। अगर सुखलाल कुशवाहा जी के आप सच्चे वारिस हैं तो पतले पतले लेख लेकर के अपने समाज को बताइए कि वो केवल कुशवाहा समाज के नेता नहीं थे, वो 90% कमेरा लोगों के नेता थे, और उन्होंने क्या गुजार इस देश को लगाने की। पूरे लड़ाई में कहीं भी अपने समाज की लड़ाई नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं
हूं पूरे मदन जी और सिद्धार्थ जी का कि इस कार्यक्रम में लक्ष्मण यादव को मुख्य अतिथि बनाया है। यही तो एकता हमारी और आपकी है, ताकि विचारों का एक रिश्ता हमारा बन जाए। और इसलिए मैं ये पैगाम यहां पर ही साझा कर सकता हूं कि हम और आपका रिश्ता कैसे विचारों का रिश्ता है। हमारा आपका रिश्ता जाति का रिश्ता नहीं है, जाति में तो उन्होंने बांटा। उसी खेत में काम करने वाले हमारे लोग, किसान कमेरा लोग, चाहे वो गाय भैंस चराए तो एक गाय भैंस चराया, दूसरे ने भेड़ चराया, उसकी जाति अलग कर दी, तीसरे ने बकरी चराया, उसकी जाति अलग कर दी। उसी खेत में किसी ने सब्जी पैदा किया तो उसकी जाति अलग कर दी। उसी खेत में किसी ने और अनाज पैदा किया तो उसकी जाति अलग कर दी। खेत में किस चीज से फसल पैदा होगी उसका जो यंत्र बनाया उसकी जाति अलग कर दी। उसका काम जिसने किया, कपड़े का काम किया, उसकी जाति अलग कर दी। और हमारा ही देश एक ऐसा है कि जहां पेशे से जातियां तय हो गई और जो जो काम करता उसी जाति में उसको बांट दिया। तब मुझे मेरा पुरखा ज्योतिबा फूले फिर याद आते हैं, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर वो वाला काम करना उनका धर्म नहीं धंधा है। ये इशारा, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा, जिस किताब में उन्होंने लिखा है और भारत सरकार ने उसे प्रचारित किया है, उसे पब्लिश किया, प्रोफेसर साहब जानते हैं। और जब जब महात्मा फूले की जयंती आती है तो नागपुर की विचारधारा वाले लोग भी उनकी फोटो पर माला जरूर पहनाते हैं। और अभी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले की जयंती थी, ये 3 जनवरी, आज 5 जनवरी। तो जब प्रधानमंत्री जी भी उनकी अगर बधाई दे रहे हैं तो मैं भी एक सवाल क्यों न पूछ दूं कि अगर राष्ट्र माता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले आपके लिए भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, तो मेरा सवाल का जवाब दो, स्कूल में शिक्षा देने जब वो जाती थी तो उनके ऊपर मैला कचरा और गोबर कौन फेंकता था? अब इसको सोचिएगा, समझिएगा। आज धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है कि सब हिंदू बनाम मुस्लिम। हमारे उत्तर प्रदेश में आइए खुदाई चल रही है। पहले भारत जोड़ो अभियान से भारत का संविधान बना और आजकल भारत खोदो अभियान चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा की ज्योति किसने जलाई? शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सबसे पहली मशाल तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। और जब शिक्षा देने वो जा रहे हैं तो इस बात से कौन परेशान हुआ और क्यों उसका विरोध हुआ? इस बात से मैं शिक्षा वाली अपनी बात, आज के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। और आज मैं तो प्रोफेसर भी नहीं हूं, हमारे और सम्मानित लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं मन से। मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थ जी को एक बार आप लोग इसलिए भी बधाई दीजिए कि केवल मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं जुटाया है, पूरे देश के विचारधारा के लोगों को एक जगह में। हाँ, हेलो हेलो, बहुत स्वागत तमाम सम्मानित लोगों का जो मंच पर बैठे हैं। हेलो, और आप सब। हाँ हाँ, बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हाथ में जो किताब है उस किताब में बहुत कम उम्र के जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की तस्वीर है। वो हाथ में बेड़ियां पहने हुए हैं। माँ गुजर जाती हैं, मिलना चाहती हैं आखिरी वक्त में, लेकिन वो नहीं मिल पाती हैं। लेकिन ये बेड़ियां पहन करके सुखलाल कुशवाहा जी बाहर निकलते हैं और इस बात की सजा पा रहे होते हैं, उस गुनाह की सजा पा रहे होते हैं जो असल में उन्होंने किया ही नहीं था। मैं सोचता हूं कि इस संघर्ष के बाद उस समाज को क्या हासिल हुआ
जितने चुनाव लड़े उसमें तो अधिकांश चुनाव वो हार गए। और मैं कड़वी बात कह रहा हूं फिर से, वो जननायक अपने विचारों से हुए, चुनाव जीत करके वो बड़े नेता नहीं हुए, अपने विचारधारा और संघर्षों से वो देश के और समाज के बड़े नेता बने। क्या ये सवाल आज के हमारे पीढ़ी को नहीं पूछना होगा कि जितना कारवां इतनी मुश्किल से यहां पहुंचा था, क्या वो कारवां पीछे नहीं ले जाया जा रहा? तथागत बुद्ध से आगे बढ़िए, थोड़ा मैं भारत आइडिया ऑफ इंडिया की यात्रा पर ले चलता हूं, स्वागत एक साथ हो जाएगा। अच्छा बता दें प्लीज। नहीं कोई नहीं। मित्रों, हम सबके बीच में हम सौभाग्यशाली हैं कि पंजाब से चल करके आए सुखविंदर जी रंधावा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के सांसद आदरणीय सुखविंदर सिंह जी रंधावा जी का इस मंच के माध्यम से आप सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिलाध्यक्ष द्वय आदरणीय जैन साहब, आदरणीय शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय लखन घनघोरिया जी, साथ में आए भाई सम्मत सैनी जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। प्लीज नमस्कार करिएगा प्रोफेसर साहब प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो 1 घंटे की क्लास लेने का अनुभव है और बहुत सम्मानित लोग हैं। मैं अपनी तरफ से भी आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जो बात कह रहा था, इस पूरी लड़ाई में मैं जितना समझ पाया जननायक सुखलाल कुशवाहा जी को, मैं पहली बात फिर से दोहराता हूं, मुझे इस बात पर गर्व है कि अगर जननायक अपनी कौम, अपनी बिरादरी के नेता होते तो हमारे जैसे लोग उन्हें नहीं जान पाते, लेकिन वो मानववादी विचारों के नेता और विचारक है। इस बात को मैं दोहराता हूं और इस बात को इसलिए दोहराता हूं कि अपने भाषण में जब सुखलाल जी बोलते हैं वो याद करते हैं अवंतीबाई लोधी को। क्या ज्ञान था सर, पुराने लोग मिले, अगली बार जब उनका आयोजन हो तो मैं तो चाहूंगा कि उनका वो भाषण यहां से सुनाया जाए। कई बार आज से 50 साल पहले वो बातें करके वो अपने समाज को जगाना चाह रहे थे, जिसको आज भी कहने में हमारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज जिनकी विचारधारा की सरकार है वो नौकरियां छीन रहे हैं, वो मुकदमे लगाते हैं, वो डराते हैं, वो धमकाते हैं। और यही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, इसी से आगे बढ़ाइए। महाराष्ट्र में मारे गए लोग नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, ये कौन लोग थे जो विचार देते थे, लेकिन जो विचार को विचार से नहीं जीत पाते वो हिंसक हो जाते हैं, वो हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। और इसीलिए आप सोचिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, हिंदी में उसका अर्थ समझिएगा। एक बार एक कवि को राजा ने फांसी दे दी, क्योंकि उसने अपने वक्त के राजा से सवाल पूछा था कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। कुछ दिन बाद उसकी बेटी ने अपनी मां से पूछा कि मेरे पिता को उस राजा ने फांसी क्यों दी। बहुत गौर से समझिएगा, चिंतन शिविर है ये। मां ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता राजा को पसंद नहीं आई थी। बेटी ने तुरंत कहा, अगर मेरे पिता की कविता उसे पसंद नहीं थी तो वो दूसरी कविता लिख देता। इस बात के लिए उसने मेरे पिता की जान खो दी। और आज क्या ये वक्त नहीं है कि जिनको जेल में होना चाहिए वो हुकूमत कर रहे हैं, और जिनको हुकूमत करना चाहिए वो अपने हक मांगने के लिए भी ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा जाति जनगणना ही दे दो, अच्छा हमारी गिनती ही करा दो। कौन कहां पहुंचा, ये विचार इसी चिंतन शिविर में होना चाहिए। इसलिए मैं जब इस जननायक को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि अवंतीबाई लोधी का जिक्र है, मनोहरकांक्षी राम, जिनकी राजनीति प्रयोगशाला से निकले थे सुखलाल जी। मनोहरकांक्षी राम को मैं याद करता हूं अपने वैचारिकी में, लेकिन उस वैचारिकी में जिसमें तथागत बुद्ध उस कारवां को आगे बढ़ाए। अलवार, नैनार, सिद्धनाथ 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी तक जाकर के इस देश में न्याय और समता की लड़ाई लड़ी गई थी।
और पुराने लोगों को पढ़िएगा, इस इतिहास को नौजवानों से परिचित कराइएगा। और उसके बाद एक पुरखा कबीर हमारा पैदा हुआ, जिसने इस मानववादी विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आइडिया ऑफ इंडिया को समझिए कि हम कहां खड़े हैं, हम किस सफर से यहां तक चलकर आए। तुम कद पावन हम कद सूद, और हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। ये सवाल किसने पूछा था? संत कबीर ने पूछा था। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखे तुर्कन की तुर्काई। अरे इन दोन राह न पाई। आज संत कबीर होते और इस भारत को देख रहे होते तो वो सोचते नहीं कि ये भारत शिक्षा की तरफ जा रहा है या अंधविश्वास और पाखंड की तरफ जा रहा है। एक बाबा का वीडियो मैंने रील्स पर देखा और आज की चुनौती मैं आपसे साझा कर रहा हूं। बचा सकते हैं तो इस भारत को बचा लीजिएगा। एक बाबा खड़े होकर के उसकी वीडियो बनाई जा रही है कि एक आदमी जाके कह रहा है कि बाबा पेट में पथरी है। बाबा आंख बंद करता है, हवा में कैंची चलाता है, एक मंत्र फूंकता है, उसके बाद कहता है बच्चा देख पथरी। तो उसने कहा बाबा गायब हो गई, बाबा की जय हो। और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये कौन सा भारत आप बना रहे हैं? अगर इतना ही ताकत है तो इस देश के हर सरकारी अस्पताल के सामने ऐसे बाबाओं को बिठाइए, गरीब कमजोर लाचार बेबस का ऐसे मुफ्त में इलाज हो, ताकि छोटी छोटी बीमारी से ये कमेरा लोग मर न जाएं, उनके जीवन की रक्षा हो जाए। क्या क्या इस देश में चल रहा है। इसी मध्य प्रदेश का उत्तर वाला, उत्तर प्रदेश के पास जैसे जैसे पहुंचते गए, और आप तो सतना से आसपास से ज्यादा लोग आए हुए, वहां का नया नया बाबा से पर्ची बना रहा है और इसको कहा जा रहा है कि वो चमत्कार कर रहा है, और उसको खुद नहीं पता कि उसका छोटा भाई जेल जाएगा, इसकी पर्ची क्यों नहीं बनाया उसने। अब सोचना होगा ना कि अंधविश्वास पाखंड की तरफ नहीं ले जा रहे देश को। अब आप सोचिए कि इसी मध्य प्रदेश का एक बाबा छत्तीसगढ़ में अपने भाषण देने पहुंचा। मैं भी वहां गया, वहां लोगों ने बताया कि कल ये जो आया था, इसने कहा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, फूले के मंच पर खड़े हो और इस फूले की फोटो अगर आपने लगाई है तो इतना जोखिम उठाइए कि सच बोलिए और अपने सामने जो पाखंड फैलाया जा रहा है उसका विरोध करिए, तब आप फूले की फोटो लगाने के हकदार। क्योंकि इन्होंने तो विरोध करके अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। वो बाबा वहां जाकर कहता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, जिस दिन परीक्षा हो उस दिन अगर वो पढ़ने में बहुत कमजोर है तो बेलपत्री पर शहद लगाइए और फला जगह चिपका दीजिए, आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। और वो लोग इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलना चाहते हैं। बगल में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक हफ्ते 10 दिन पहले मैं एक जगह गया, वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था। एक वैज्ञानिक ने मुझसे पूछा कि बिल्ली रास्ता काट दे तो कितने किलोमीटर तक उसका असर होता है कि क्रॉस नहीं करना है। मैं अचंभित हो गया कि ये तो किसी किताब में लिखा नहीं। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास चला कैसे आया। मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं आज भी पता नहीं है, लेकिन मंगल के नाम पर इस देश में जाने कितने लोगों की शादियां टूट गई। ज्योतिबा फुले का एक नाटक है, उसका नाम है तृतीय रथ। ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था तो दूसरे व्यक्ति के पास गया जिसका दावा था कि वो धरती पर भगवान का अवतार है। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तो उसने कहा लाओ तुम्हारा पतरा देखें। तो उसने देखते हुए कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। और ये कब की बात है? 1860 1870 की बात है। भारत अपने अंधविश्वास और पाखंड से लड़ रहा है। जब कोई संत कबीर लिखता है कि ऐसा संतों ऐसा जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना, संतों मानुस तन बौराना। कबीर ने पूछा कि बाहर जाते हो तो जिंदा सांप घर में दिख जाए ले लाठी दौड़ाया, और मुर्दा सांप बाहर दिखा तो उसको जाके पुजाया। मछली न तरी जिसके गंगा में ही घर है। महात्मा कबीर को कभी पढ़िएगा और लगेगा कि कैसे भारत बना है। अंधविश्वास और पाखंड से लड़ा है ये भारत, तब जाकर के विवेकवान बना है ये भारत।
और तब कोई संत रैदास पैदा हुआ जिसने कहा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। उस रविदास का मूल है इस भारत की आत्मा में। कोई गुरु नानक पैदा हुआ तो गुरु नानक ने उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को जोड़ करके शब्द की अहमियत बताई। बाहर किस खुदा को ढूंढते हो, तुम्हारे भीतर वो है। और इसलिए संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, अय्यंकाली, इन तमाम लोगों ने क्या लिखा? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और आज 2024 के भारत को केवल मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है ताकि सामाजिक न्याय का विचार और आंदोलन इस देश से खत्म कर दिया जाए। इसीलिए रोज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और जैसे ही आप हिंदू बन जाएंगे तो फिर ये वाली लड़ाई कहां जाएगी जो सुखलाल जी लड़ना चाह रहे थे। सुखलाल जी अपने भाषण में एक जगह बोलते हैं कि बताओ, हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों के घरों में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की फोटो लगी। पुराने लोग जानते होंगे, वो अपने रैलियों में हाथ उठवा देते थे। अब आजकल तो भाई सिद्धार्थ जी ने एक आयोजन किया, लगा कि चलना चाहिए, थोड़ा इमोशनल जुड़ाव होगा, चले आए होंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस विचार को कितना मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर लगी होगी तस्वीर तो अच्छी बात है, और अगर न लगी होगी तो जननायक सुखलाल कुशवाहा को पहले श्रद्धांजलि ये कि अपने घर की बड़ी दीवार पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की फोटो लगा। जिस व्यक्ति के नाम पर हम यहां जुटे हैं उसके विचार को तो गांव-गांव ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। और महात्मा फुले की बात इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये आयोजन हो रहा है तो इस आयोजन में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद लिखा हुआ है। और इसलिए महात्मा फुले का विचार क्या है, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम संत कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, बुल्ले शाह बाबा फरीद, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहां से चला था ये भारत और वहां पहुंच गया कि मैं न आया हूं न बुलाया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और गंगा को साफ करने के नाम पे क्या क्या साफ हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड हमसे ज्यादा आप जानते हो। चंदा दो धंधा लो, धंधा करना है तो चंदा दो। और ये केवल इसलिए लड़ाई लड़ाई जा रही है कि इस देश के 90% कमेरा लोगों को उनका हक न मिले। बताना अपने घर के बच्चों को कि संत कबीर को किताब में पढ़ना, संत रविदास को पढ़ना, संत गुरु नानक को पढ़ना, चोखा मेला को पढ़ना, बुल्ले शाह बाबा फरीद को पढ़ना। और उन्होंने ये बात जो कही, इस विचार को आज सबसे ज्यादा खतरा है। प्रोफेसर की डायरी अगर आप पढ़ेंगे तो प्रोफेसर की डायरी में आपको मिलेगा, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा, साल 2010 का समय था, उस समय बीए करने की फीस 4000 के आसपास थी। और आज 15 साल हुआ होगा, बीए की फीस 40,000 के आसपास पहुंच गई है। कितने गुना हुआ? अब थोड़ा प्रवचन वाला मामला है, नहीं चिंतन शिविर है, तो आप भी जरा जवाब दीजिए। 10 गुना हुआ। 15 साल में फीस, एक विश्वविद्यालय की फीस 10 गुना बढ़ गई। हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों की नौकरी की सैलरी पिछले 15 साल में 2 गुना हुई हो? किसी की हुई क्या? कोई किसान यहाँ ऐसा बैठा है कि उसकी आमदनी खेती में जो पैदा होती थी वो पिछले 10 साल में दुगुना हुई है? कोई है क्या? खर्चा दुगुना हो गया। विश्वविद्यालय में भीतर से खोखला किया जा रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था और मैंने प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी है कि आपकी शिक्षा इसलिए महंगी की जा रही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो पहली पीढ़ी के बच्चे हैं, जो अभी स्कूल जाना शुरू हुए, उनको स्कूल न जाने दो, क्योंकि अगर पढ़ लेगा इंडिया तो समझ लेगा इंडिया। इसलिए नारा जरूर दो, आप इसको सोचना, ये बहुत जरूरी बात है। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये नारा जिसने लगाया उसी ने ऐसे नियम बनाए कि ना इंडिया को पढ़ने दो ना आगे बढ़ने दो, क्योंकि शिक्षा चेतना देती है, शिक्षा जागरूकता देती है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, अगर शिक्षा केवल डिग्री देती तो बड़े बड़े लोगों की भी डिग्री फर्जी निकल आती है।
आपको नहीं पता ना कि डिग्री किसकी फर्जी है? तब मुझे याद आता है संतों गुरुओं के आंदोलन को आगे ले चलने वाला भारत। मैं आपको 3000 साल के भारत से परिचित करा रहा हूं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं। सिद्धार्थ जी ने कहा वैचारिक चिंतन शिविर, तो संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो विचार आगे बढ़ाया उसे दक्षिण के केरल में कोई नारायण गुरु आगे बढ़ा रहे थे। अय्यंकाली एक नाम है। अगर आप YouTube पर मुझे सुनते होंगे तो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई, मंच के बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और ये बात मैंने एक सर्वे में पूछा, नौजवानों को पता ही नहीं। वहां एक कम किसान जाति में पैदा हुए अय्यंकाली, और उन्होंने जाकर कहा कि हमारे यहाँ जो नगर का मुख्य सड़क है इस पर हमारी जाति के लोगों को चलना पाबंदी है, नहीं चल सकते थे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही सैनिक परिवार में पैदा हुए, स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन आम बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। उनका जहां से सब पानी पीते थे वहां से पी नहीं सकते थे, क्योंकि जाति क्या थी। अय्यंकाली ने जो कहा कि ये विरोध करो कि भाई हम भी मनुष्य हैं, तुम भी मनुष्य हो, तो हम इस रास्ते पर चल क्यों नहीं सकते। 1800-1900 के बीच का भारत बता रहा हूं आपको। अय्यंकाली का विरोध जब उन्होंने विरोध किया तो वहां पर लोग लाठी लेकर के खड़े हो गए कि ये धार्मिक व्यवस्था बनाई है, तुम अछूत हो, तुम किनारे से चलना, ये रास्ता हमारे चलने के लिए। एक दिन अय्यंकाली एक बैलगाड़ी मंगाते हैं, 2 हट्टे कट्टे बैल उसमें बांधते हैं, उनके गले में बड़ा बड़ा घंटा बांधते हैं, और उसके बाद उस बैलगाड़ी पर खड़े होकर के जो पोशाक सामंती लोग पहना करते थे वो पोशाक पहनते हैं और उस मुख्य सड़क पर दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि जिसको हिम्मत है रोकने आ जाओ। ये भारत ऐसे लड़कर यहां तक बना था। उस शाम उस इलाके में, केरल के इलाके में दंगा होता है, लोग डरकर भागने लगते हैं, जातिवादियों ने हमला कर दिया। अय्यंकाली खड़े होकर के कहते हैं अगर आज घर लौट गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, इसलिए अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना सीखो और जिंदा हो तो मरना सीखो। तब मुझे याद आया इस किताब और उस भाषण के जरिए जननायक सुखलाल कुशवाहा का एक भाषण, जब वो उस मध्य प्रदेश के इलाके में जाकर कहते हैं कि हमारे पिछड़े तबके के लोग पत्थर का सीना चीर करके फसल पैदा करने की हिम्मत रखते थे, वो अपना काम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया करते थे, लेकिन उनके बीच का कोई राजा क्यों नहीं पैदा हुआ। और जननायक वो सवाल पूछने के नाते संघर्ष करने के रास्ते पर चलते हैं। उस संघर्ष को, अय्यंकाली और बसवन्ना के संघर्ष को, चोखा मेला के संघर्ष को 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जिसने आगे बढ़ाया, उस महात्मा कबीर के विचार को आगे बिजनेस कौन करेगा। अभी विश्वविद्यालय से जुड़े कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, सुभाष जी बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति आई है, और आज के भारत को समझना, नई शिक्षा नीति 2020 कहती है स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कुम्हार का बच्चा कुम्हार बने, लोहार का बच्चा लोहार बने, बढ़ई का बच्चा बढ़ई बने, मोची का बच्चा मोची बने, और धोबी का बच्चा धोबी बने, और राजा का बेटा राजा बने। नई शिक्षा नीति 2020, ये भी प्रोफेसर की डायरी में मिलेगा। मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। महात्मा फूले को स्कूल छुड़वा दिया, लेकिन फिर वहां पर 2 मित्र उनके पिता के मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत तेज है, इसको पढ़ाइएगा। बहुत कम उम्र में उनका एक दोस्त था, उसकी शादी में जाते हैं, और महात्मा फूले जब बारात में जा रहे होते हैं, अचानक नजर पड़ती है कि ये शूद्र हमारे साथ कहां से शादी में चलने लगा। इसको मार के भगाया गया। रोते हुए घर लौटते हैं, पिता को सारी कहानी बताते हैं। उन्होंने, पिता ने कहा कि वो गनीमत है कि तुमको वहां से आने दिया, ये धर्म के विरोध में काम है, हमारी जगह जहां है हम वहीं रहें, तुम धर्म के विरोध में काम मत किया करो। ज्योतिबा फूले यहां से शुरू किए, और जब किताब पढ़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, और मैं भी एक होमवर्क देख जा रहा हूं, हालांकि प्रोफेसर नहीं हूं, फिर भी जनता के बीच में कम से कम वही काम करना चाहता हूं। मुझे जब नौकरी से निकाला गया तो ये सोच कर निकाला गया कि ये जो विचारधारा की बात को देश भर में पहुंचाना चाहता है वो कमजोर पड़ जाएगा, डर जाएगा, सैलरी आना बंद तो आना जाना बंद। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा मेरे अपने समाज का, क्योंकि मैंने तो केवल एक वादा किया कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। केवल जी हजूरी नहीं की इसलिए नौकरी। मैं सोचता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने कोई नौकरी की थी क्या?
लेकिन विचारधारा की बात ऐसी की कि हम जैसों को नौकरी भी ऐसे पुरखों की वजह से मिल पाई है, वरना हम भी आजमगढ़ के किसी खेत में जाकर वहां पर किसानी कर रहे होते या गाय भैंस चरा रहे होते। अब उस ज्योतिबा फुले के संघर्ष को आगे बढ़ाया, स्कूल खोलने की बात की। आखिरी के 15 मिनट में और लूंगा और इस विचार को समझिएगा। जब स्कूल खोलना हुआ, पहली बार अछूत बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और अछूत हैं तो स्कूल में नहीं जा सकते, पढ़ाएगा कौन? लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब पहला स्कूल खोलने की बारी आई, महात्मा फूले दंपति दोनों जब स्कूल खोल करके पढ़ाने गए तो ये बात भी लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने उनके पिता को भड़काया। पिता ने कहा कि या तो अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। बताइए हाथ उठाकर ज्योतिबा फुले ने क्या चुना था? वो अच्छे पुत्र भी हो सकते थे, वो अपने घर में रहकर अपने पिता की बात मान गए होते तो भारत ऐसा नहीं बन पाया होता। मैं सुन रहा था जननायक सुखलाल कुशवाहा को, अपने भाषण में एक जगह वो बोलते हैं, बड़ी रैली है और सर पूरा बाल उनका काला है, दाढ़ी काली है, और तेवर में बोल रहे होते हैं, अरे इस किसान जाति के लोगों, शुक्रिया अदा करना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का। अगर वो स्कूल न खोले होते तो हम सब्जी पैदा कर रहे होते, गाय भैंस चरा के दूध बेच रहे होते, हम यहां पर सांसद विधायक और इस देश को चलाने वाले लोगों में नहीं शामिल हो पाए। वो तेवर जब मैंने देखा तो मैंने कहा वो विरासत है जो सिद्धार्थ जी आपको आगे बढ़ानी है। राजनीति तो आएगी जाएगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, और मैं तो उनको याद करता हूं जो सबसे ज्यादा चुनाव हारे थे लेकिन जनता के दिलों को जीत लिया और आज भी जननायक बनकर के आपके दिलों में बैठे हुए, क्योंकि इन्होंने विचारधारा का संघर्ष किया। महात्मा फूले और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और लड़कियों को, हर जाति की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला। पढ़ना आप जाकर के प्रोफेसर की डायरी आपको मिलेगी, मदन जी बताएंगे। अब जो है नई शिक्षा नीति कहती है कि फीस महंगी कर दो। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले स्कूल खोले तो निःशुल्क खोले थे, और उसके बाद 1848 में पहला स्कूल खोला गया। ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पहले पढ़ाते हैं और उसके बाद दोनों मिलकर के अपने आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पुरुष ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि पुरुषों ने क्रांति अपने ऊपर ले ली है और अपने घर की महिलाओं को अपने घर में रखा है। बाद में यही लोग जाके कहेंगे हम तो सब समझते हैं, हमारे घर वाले नहीं समझते। तो आप उनको वैचारिक कार्यक्रम में ले नहीं आओगे तो वो कैसे समझेंगे? आपने उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया। आपके घर कोई बेटी पैदा हुई तो आपने कहा कि बीए पढ़ने बाद में जाना, पहले तुम्हारी शादी कर दें। बेटा कितना भी नालायक हो उसको पहले पढ़ाते जाते हो। बताओ भेदभाव हम करते हैं कि नहीं करते? इसलिए माता सावित्रीबाई फुले को अगर आप जानना चाहते हो तो सोचो, 2 साड़ी लेकर स्कूल जाती थी पढ़ाने, 2 साड़ी लेकर। पत्थर फेंका जाता था। आपने कहीं पढ़ा कि उस पत्थर फेंकने वालों में कोई मुसलमान भी था? मैला फेंका जाता था उसमें कोई मुसलमान था क्या? एक किताब में बताता हूं, गांव जाकर कभी मौका मिले तो इंटरनेट पे पढ़िएगा और नौजवान जो है वो पढ़िएगा। सुनील खिलनानी की किताब है जिसका नाम है इनकैर्नेशन। उसमें बिरसा मुंडा और तमाम लोगों के ऊपर चैप्टर है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो चैप्टर है ना, उसमें एक पोस्टर बनाया गया है। पुणे और भिड़ेवाला के इलाके में 1853, 54, 55 में, आज से लगभग 150 साल पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे कि ये दोनों धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अछूत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा कैसा धर्म जो मनुष्य को मनुष्य के बराबर न माने? तुम्हारा कैसा धर्म जो लोगों को कहे कि इस जाति को शिक्षा मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी? ये मंदिर जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ये पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता। अगर भगवान कहीं होगा तो उसको आकर के कहना चाहिए कि मेरे ही बनाए ये दोनों हैं, तुम इंसान को इंसान से बांट क्यों रहे हो? लेकिन आज तक ये लड़ाई किसने लड़ी? भगवान बनकर के कोई आया तो उसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाकर सबको बराबर करने का काम किया। तब जाकर के संसद में बोला जाता है, आजकल फैशन चल गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। समझदार को इशारा काफी। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता। मैं सोचता हूं गृह मंत्री जी आपको मिला
आपको मिला स्वर्ग, किसी को मिला? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के 90% कमेरा लोगों को स्वर्ग से बेहतर जिंदगी देने का वादा और जुबान को स्वर्ग देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। वरना वोट डालने का अधिकार नहीं था। आप जाति देख करके वोट डालने का अधिकार देते थे, आप जाति देख करके शिक्षा देने का काम करते थे, आप जाति देख करके पेशा देने का काम करते थे, कहते थे बिजनेस करना इस पेशे का काम है ही नहीं। बताओ, आप मध्य प्रदेश के लोगों बहुत अलग नहीं हो। मेरे उत्तर प्रदेश में तो जातियों के नाम पर गालियां बनी है। बताओ आप क्या बनी है कि नहीं बनी है? कहावतें और मुहावरे बनी है कि ये अगर शुभ काम करने जा रहे हो और फला जाति का आदमी सामने आ गया तो जतरा बिगड़ जाएगा। बताओ कहे कि नहीं? मेरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाली बनाई कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। आप सोचिए गाली किसने बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? आज आप मजहब के नाम पर लड़ा रहे हो। ये इतिहास इस देश का बराबरी का नहीं था, बांटा गया। इसलिए विचारधारा के लोगों, मेरा लगभग वक्त पूरा हो गया है। मैं आखिरी में आपसे कुछ बातें कह के विदा लेना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे और एक और नायक का, आपके अपने समाज, कुशवाहा समाज के एक नायक का नाम लेना चाहता हूं। जिस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादियों ने आगे बढ़ाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और ये तो जबलपुर है, श्रद्धेय शरद यादव जी का भी ये कार्य क्षेत्र और जन्मस्थल था। मैं उन्हें भी यहां से याद करना चाहता हूं। शरद यादव जी दिल्ली में एक कार्यक्रम में, हमने दिल्ली में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में शरद यादव को बुलाया था। जिग्नेश मेवानी और कई लोग आए थे और पहली बार बहुजन सम्मेलन वहां किया जिस विश्वविद्यालय ने मंडल कमीशन का विरोध किया था, हमारे आरक्षण का विरोध किया था जिन लोगों ने। और याद करना ओबीसी समाज के लोगों, आपके मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो तो जरा उसका नाम बताना मुझे। किसी ने किया क्या? तो फिर आपको धर्म के नाम पर मुसलमान दुश्मन है, खतरा कौन है? ये बात तो समझनी होगी। हमारा खतरा वो है जो हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहा है। हमारा खतरा वो उससे है जो हमारे बच्चों का रोजगार छीन रहा है। और इसलिए शरद यादव ने कहा कि जाति नहीं जमात में बदलो और 90% कमेरा लोगों एक हो जाओ। अब उस इतिहास को आखिर में आपको छोड़कर जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान एक वादा था कि बचा तो लेना संविधान को, और ऐसा भारत आप ले आए कि 2024 का चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है। बताओ उसको सजा दे पाए क्या? और मध्य प्रदेश के लोगों, सबसे ज्यादा ताकत किसने दी? अब मैं और कुछ कहूंगा नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं तो इसलिए थोड़ा बोल सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों पर रोका नहीं गया होता तो अब तक इस देश में संविधान खत्म करके नागपुर का वो संविधान लागू कर दिया गया होता जिसकी मनुस्मृति की था। और इसलिए मैं आखिर में याद कर रहा हूं कि संघर्षों को बचाएगा कौन? क्या लौटकर सुखलाल कुशवाहा वापस आएंगे? क्या लौटकर वो पुराने लोग वापस आएंगे? बाबा साहब अंबेडकर वापस आएंगे? संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा, उस नारे को कैसे आगे बढ़ाया हमारे वैचारिक लोगों ने। और मैं नाम ले रहा हूं, प्रोफेसर साहब जान जाएंगे तो बताइएगा, इन्होंने किताबें उस पर लिखी हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। वो उत्तर भारत की परंपरा जिसमें शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, महामना रामस्वरूप वर्मा हुए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हुए, तब जाकर के 90% कमेरा लोगों की बात हुई। और जगदेव बाबू इसी समाज से आते थे और बिहार में सामंतियों ने उनके साथ क्या किया आप जानते होंगे। उनको मार डाला, शहीद करना पड़ा। वो बिहार लेनिन कहे जाते थे। आज शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों के भारत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे। आखिरी में 2-4 मिनट और लेता हूं, बस आखिर का बात खत्म करूंगा। नहीं और लोग भी हैं तो थोड़ा सा देखिए, जो चालान वक्ता होता है वो बीच में ऐसा खेल करता है ताकि लोग ही कहें और इसलिए मेरे ट्रैक में ना आइए, और भी सम्मानित लोग हैं वो लोग भी बोलेंगे। मैं आखिर में कुछ जरूरी बात है वो कह देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। आजकल कुछ ओबीसी को यह भ्रम होता है कि हम तो ताकतवर हैं, हमें कौन शूद्र बनाएगा। समझदार को इशारा काफी। कौन कौन लोग ये समझते हैं कि हमारा
कभी शोषण तो हुआ ही नहीं। उन लोगों को याद दिलाता हूं, इतिहास भारत का, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। सोचिएगा, यह अपमान किसी मुसलमान ने किया क्या? जोर से बोलिए, ये गाली किसी मुसलमान ने दी? नहीं। ये किसी दलित ने दी? नहीं। ये किसी आदिवासी ने दी? फिर कौन दिया है? ये हमसे बेहतर आप समझ गए होंगे। इसलिए दुश्मन पहचानो, वो आएंगे बताने कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। मैं आपसे बताने आया हूं, आपके बच्चों की कलम खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। और इतिहास जानिए, आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां और उसके आगे गाली दी थी। वो आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया ओबीसी समाज के लोगों। संविधान नहीं था तो किसान का बेटा किसान बनता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था, और बहुत मुश्किल से कोई राजा बन पाया। जो राजा थे उनको गुलाम बना दिया। संविधान आया तो यह तय हुआ कि अगर चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूध वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा। यह भारत के संविधान ने दिया। लेकिन सोचिए आज की चुनौती, और यहां मैं खत्म करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, ओबीसी समाज के लोगों, ज्योतिबा फूले को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना तीसरा गुरु माना था, और वो उनकी जाति के नहीं थे। बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, ज्योतिबा फूले उस जाति के नहीं थे जिससे बाबा साहब आते थे। दूसरा गुरु उन्होंने बनाया महात्मा कबीर को, वो भी उनकी जाति के नहीं थे। और पहले गुरु थे तथागत बुद्ध, वो भी उनकी जाति के नहीं थे। जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, तब जाकर के विचारधारा का रिश्ता बनेगा। इसलिए ये जब सुखलाल कुशवाहा जी आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा समाज नेता पैदा करे, तो नेता बहुत हो गए। देश में आज क्या है, अब मैं आखिर में शिक्षा पर बात करके खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि सिलेबस बदला जा रहा है, फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप घटाई जा रही है, एनएफएस किया जा रहा है। एनएफएस का मतलब समझते हैं? नॉट फाउंड सुटेबल। जो शिक्षा समुदाय से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। पहले अवेलेबल नहीं थे, फिर अवेलेबल हुए तो कहा कि सुटेबल नहीं है। अब जब सुटेबल भी हो गए तो पूरी शिक्षा को अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया है। प्रोफेसर की डायरी में मैंने एक जगह लिखा कि एक बच्चा मेरी क्लास में सो रहा था, और मैं इस मंच पर उस कहानी को सुनाना चाहता हूं। मैंने जब उस किताब में लिखा कि उस बच्चे को जब 2 बार 3 बार मैंने टोका कि तुम क्यों सो रहे हो, तो वो बहुत झेप गया। फिर मैंने उसको कहा कि तुम बताओ कोई बात है, तो उसने कहा नहीं बता सकता मैं यहाँ पर। बच्चे हंसेंगे। फिर मैंने कहा क्लास के बाद तुम मिलना। वो बच्चा बाहर आया, वो किसान जाति से था, जाति मैं उसकी नहीं बताऊंगा, आप इसे समझिए। वो कहता है कि मैं अपने घर का एकमात्र व्यक्ति हूँ, पिता बीमार है, माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, और मैं जब स्कूल की कॉलेज से लौट कर जाता हूँ तो 2 बजे से 10 बजे तक पिज्जा डिलीवरी करता हूँ, सुबह 4 बजे से अखबार बेचने जाता हूँ, उसके बाद मैं ढाबे पर काम करता हूँ, नींद नहीं आ पाती, सो नहीं पाता, इसलिए कभी आपकी क्लास में झपकी आ जाती है, लेकिन पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरे भाई बहन भी आगे बढ़ सकें। उस दिन मैंने उससे सोचा कि अच्छा तुम जो मदद होगी मैं तुम्हारी करूंगा, जैसे भी होगी करूंगा। 2-3 साल बाद उसका जेआरएफ हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अपनी माँ को लेकर आया, मुझे फोन किया कि सर आप कैंपस आ जाइए। मैं जब पहुंचा तो वो अपनी माँ को बता रहा था कि माँ ये लाइब्रेरी देख रही हो, ये किताबों की दुनिया है, और मेरे लिए यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, क्योंकि इसी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। उसकी माँ जैसे किसी मंदिर के सामने झुककर प्रणाम करते हैं, उसकी माँ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को झुककर प्रणाम कर रही थी कि मेरे बेटे को आपने हिम्मत और अधिकार दे दिया है। लेकिन जबलपुर के लोगों, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए गए। बर्बाद इसलिए किए गए कि लोग जागरूक ना हो, सोचे न समझे न। और मैंने प्रोफेसर की डायरी केवल इसलिए लिखी, मैं चाहता तो चुप रह करके अपनी नौकरी बचा लेता था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। और पता है एक बात और बता दूं, यादव लोग भी कभी कभी समझते हैं कि हमको कौन शूद्र बनाएगा, इसलिए मैं उनको कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे विदेश से पढ़ के आए थे, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया, और मंदिर गए तो मंदिर धुलवाया। याद रखना, जातिवादियों की नजर में हम और आप जाति से ऊपर कभी बन ही नहीं पाते।
इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नजर ये है जिसने हम सबको बराबर और सम्मान और अधिकार का नाम दिया। और इसलिए प्रोफेसर की डायरी में मुझसे कहा गया कि आप चुप हो जाओ, तब उस नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमने बाबा साहब के संविधान का लाभ उठाया है कि नहीं उठाया? अगर सुखलाल कुशवाहा जी संघर्ष न किए होते तो बताओ मुझे तो यह बताया गया कि दो मुख्यमंत्रियों को हराया, और ओबीसी समाज का सबसे शुरुआती बिगुल बजाने वाले लोगों में चौधरी सुखलाल जी हैं। मानवर कांशी राम की पार्टी से साथ में जुड़े, और वो कांशी राम 85% की बात करने वाले, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उसकी लड़ाई लड़ने वाले कांशी राम मंडल कमीशन को आगे ला करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, या आपके यहां शरद यादव मंडल रथ लेकर निकले थे। बताओ मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था? किसी सिख ने किया था? किसी ईसाई ने किया था? वो कौन था जो आपके आरक्षण का विरोधी था? और आज जाति जनगणना नहीं होने दे रहा है, तो बताइए वो कौन है? इसलिए मैं आज भी मैं गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि अगर शिक्षा नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। शिक्षा बचानी है तो विचारधारा से ही आप अपने संघर्ष को कर सकते हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अब न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और मैं जानता हूं सुखलाल कुशवाहा जी को डिग्री कम मिली, लेकिन चेतना की डिग्री इतनी मिली थी कि जब ये बोलते थे तो लगता था कि एक विश्वविद्यालय बोल रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इनके ऊपर वो अपनी ही शिकार की गाथाएं करते रहेंगे। हमें अपना इतिहास अपने से लिखना है और ऐसे जननायकों को याद करना है। और इसलिए याद करना है क्योंकि वो जो संस्कार छोड़ करके गए, जाति जनगणना आज नहीं हो रही। बताओ ओबीसी को 52% देना था, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52%। आज पता ही नहीं ओबीसी की आबादी कितनी है। बताओ आज हम एक भी जन आंदोलन खड़ा कर पाए? अगर होते सुखलाल कुशवाहा जी तो जितना मैं जान पाया हूं, मैं यकीन से कह रहा हूं पूरे भारत में जाति जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम। आपकी जाति कितनी है ये पता ही नहीं, और एक फेक व्यक्ति ओबीसी आपका सबसे बड़ा राजा बनकर के वहां बैठे, और वहां पर बैठ करके जब 88% एक ही तबके से हैं और 12% 90% आबादी के हैं। बताइए ओबीसी जिसका सबसे ज्यादा हक मारा जा रहा है, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और बताओ मध्य प्रदेश के लोगों आपको कितना मिला है? जोर से बोलिए, बताइए ये क्या शर्म की बात है कि गर्व की बात है? और आज भी मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? 50% से ज्यादा आबादी आपकी है कि नहीं है? 60 से ऊपर है। और 60 से ऊपर जिसकी आबादी है उसके राज्य में केंद्र में आरक्षण 27% और आपके राज्य में 14% आरक्षण, और वो भी आधा अधूरा मिल रहा है। और आगे कर दूं, 2 ही जगह तो आरक्षण मिलता है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहने वाले ने पूरा सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा प्राइवेट हाथों में बेच दिया। अब आरक्षण लेंगे भी तो कहां लेंगे? ये आज का खतरा है। और यही मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं। आज के नौजवानों को आप आंदोलन से जोड़िए। ओबीसी महासभा यहां बनी है मध्य प्रदेश में, बड़ा शानदार काम कर रही है। फूले समता परिषद ये बनी है। महात्मा फूले ने क्या कहा था? 90% लोगों को उनका हक मिले। जगदेव बाबू ने कहा था 90%। अरे हम वो लोग हैं, मानवतावादी लोग, किसी की रोटी छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी रोटी छीन करके अपने न खाए। 100 रोटी अगर है तो 100 लोगों में बराबर बंटनी चाहिए। 10 रोटी को 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है। यह है असली लड़ाई। 90 लोग 90 रोटी खाएं, यानी इस देश के 90% सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट अगर हमारे
हमारे 90% समाज के नहीं है, तो क्या ये सबका भारत बन पाया? फिर तो ये मुट्ठी भर लोगों का भारत गुलाम है, और वही गुलामी आपके ऊपर थोपी जा रही है। और चुनाव, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया और कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। बताओ वोट भी लूटा जा रहा है कि नहीं? आपसे मैं ईमानदारी से पूछता हूं, आपको गारंटी है कि आप जहां वोट डालते हो वहीं गिना जा रहा है? अगर वही सब होता तो आप माहौल किसी का बनता है, चुनाव कोई जीत जाता है, उस शपथ कोई ले रहा है, और आपके यहाँ भी एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कहा जा रहा है आओ नागपुर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसीलिए तो ये काम किया गया। मैं शरद यादव की जमीन पर खड़ा होकर कहता हूं, ये जातियों के लोगों को आगे इसलिए किया जा रहा है ताकि विचारधारा की लड़ाई खत्म हो जाए। मैं लक्ष्मण यादव, सुखलाल कुशवाहा जी को अपना वैचारिक वारिस मानते हुए मैं इनके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा, अपनी जाति के किसी और। आपका सगा भाई भी आपके विचार के साथ नहीं है तो वो रिश्ता खून का हो सकता है, लेकिन समाज का रिश्ता नहीं हो सकता। कुल्हाड़ी में लगी बेट को आपके सामने दिखा करके कहा जा रहा है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे दो, तो क्योंकि इसमें लगी बेट तुम्हारी जाति की है। लो तुम्हारा 2 मौर्य 2 कुशवाहा यहां बना दिया, मंत्री बना दिया, 2 यादव यहां बना दिया, 4 कुर्मी वहां बना दिया और सबका वोट ले लिया। और उसके बाद गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर और बाबा साहब को संसद में खड़ा होकर अपमान देखना पड़ेगा। 90% लोगों का नायक, और आज भी माफी नहीं मांगा है उन्होंने। बताओ, अगर वो अंबेडकर को खत्म कर गए या मिला ले गए तो फिर अगली बार लड़ाई कौन लड़ेगा? आप ओबीसी समाज के लोग, अगर 52% आबादी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया, आरक्षण की सीमा टूट गई है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज अगर शिक्षा नहीं बची तो हमारे नौजवानों को पता ही नहीं कि लड़ाई कहां लड़नी है। उनके हाथ में कोई तलवार देकर के कहेगा कि जाओ धर्म बचाओ या उसकी कुर्सी बचाओ। आपका घर बचाने और इन पुरखों की विचारधारा को बचाने कौन आएगा? इसलिए समाजवादियों का नारा था इस देश में, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आज यही दोनों बेच दिया गया। और क्या लिखा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब के बच्चे, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा लगा करके ये भारत बना था। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, मौजूदा बजट 2.5% है, शिक्षा पर खर्चा नहीं किया जा रहा है। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसलिए मैं केवल ये जाके कह रहा हूं कि सरकारों को चुनाव से बदलना एक बात है, जाति जनगणना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी लड़ाई लड़ो ओबीसी समाज के लोगों। सबसे ज्यादा अन्याय अगर आज इस देश में किसी के साथ हो रहा है तो वो ओबीसी के साथ हो रहा है, लेकिन ओबीसी ही सबसे ज्यादा धर्म बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हो जाता है। बताइए गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? सही। ये जितनी बड़ी बड़ी दुकान चल रही है उसमें सबसे बड़ा खरीदार कौन है? हमारे ही लोग हैं। उनको पता ही नहीं, वो वहां जाकर के खरीदारी कर रहे हैं। उनको पता है, उनको जगाने का काम ऐसे पुरखों ने किया था। महात्मा फूले के विचारों को गांव गांव पहुंचाओ, और ये सिद्धार्थ जी और ये लोग जो विचारधारा पर ये कार्यक्रम किए, मैं बहुत बधाई देता हूं सिद्धार्थ जी और तमाम लोगों को, और इस बात की बधाई देकर के विदा लेता हूं। चाहते तो इनका बड़ा रैली करके अपनी ताकत दिखाते, लेकिन इन्होंने पूरे इलाके से आसपास के वैचारिक लोगों को बुलाया और ये चिंतन शिविर आयोजित किया। देश के बहुत सम्मानित लोग मंच पर बैठे हुए। कई बार तो मैं संकोच करता हूं कि जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उतना जिन्होंने संघर्षों में खपा दिया वो लोग बैठकर सुन रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए थे, लेकिन माफी नहीं मांगे थे। आपके सामने भी जो एक प्रोफेसर था उसे नौकरी से निकाला गया, आज वो आपके सामने आंख में आंख डाल। विरासत में आपको कुछ भी मिला हो न मिला हो,
लेकिन इतना बड़ा पद और कद मिला है जो विचारधारा का मिला है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आप इस विचारधारा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश, किताबों को खरीदिए। महात्मा फूले की जीवनी, सावित्रीबाई फूले की जीवनी, जगदेव बाबू की जीवनी। इसलिए लेकिन भाषण सुनना आसान लगता है कि जो बोलना है लक्ष्मण यादव बोले, जाके केस मुकदमा हो तो इनके ऊपर हो। सुनने में कौन सी ऊर्जा जा रही है? इसलिए मेरे लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब है जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। बताओ सही है कि गलत? कौन चाहता है कि उसके घर कोई ज्योतिबा फूले पैदा हो जाए? सब अपने नौकरी बचा रहे, सब अपना बिजनेस व्यापार बचा रहे। एक कोई आपके बीच में नायक बना, वो कहा कि वैचारिक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस विचारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे विचारों के रिश्ते के साथ मिलते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।